वंदित्व सौव सिद्धे। इस प्रवर्तमान संगोष्ठी के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समादरणीय अतिथिगण, सुधी संचालक गण, विवेकी वक्ता एवं श्रोतागण सभी को सस्नेह जय जिनेन्द्र। विषय है मध्यलोक का वर्णन। कहाँ है यह मध्यलोक? तो इस अनंत असीमित अलोकाकाश के बीचों बीच लोकाकाश विद्यमान है और इस लोकाकाश के ऊपरी हिस्से में है ऊर्ध्वलोक, जिसमें एक के ऊपर एक 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश तथा 5 अनुत्तर विमान हैं। ठीक इसी प्रकार इस लोकाकाश के निचले हिस्से में अधोलोक विद्यमान है। इस अधोलोक में एक के बाद एक नीचे की तरफ 7 नरक होते हैं और ठीक इस लोकाकाश के बीच में मध्य में स्थित है मध्यलोक और इस मध्यलोक को तिर्यक लोक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं और ये असंख्यात द्वीप और समुद्र ना एक दूसरे के ऊपर हैं ना एक दूसरे के नीचे, बल्कि क्षितिज की रेखा में ये द्वीप और समुद्र एक के बाद एक हैं, आड़े हैं। इसीलिए इस मध्यलोक को तिर्यक लोक भी कहा जाता है। तो ये द्वीप और समुद्रों से बना है यह मध्यलोक। कितने हैं ये द्वीप और समुद्र? असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं और वे भी एक दूसरे को घेरे हुए हैं। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। तो सबसे बीचों बीच जो द्वीप है उसी का नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु यानी सुदर्शन मेरु है और उसी के बाजू में है पृथ्वी काय से बना हुआ एक जम्बू वृक्ष और इसी की वजह से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जम्बू द्वीप और उसको घेरे हुए है लवण समुद्र। यह जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है और उसके बाद आने वाला लवण समुद्र उसके दुगना है। तो ऐसे द्वीप और समुद्र एक दूसरे से दुगने दुगने विस्तार वाले आगे आगे होते जाते हैं। इस जम्बू द्वीप का आकार कैसा है? तो कहते हैं थाली के आकार का है और बाकी के जो द्वीप और समुद्र हैं उनके आकार वलयाकृतयः यानी वलय के आकार के हैं। इनमें क्या अंतर है? देखिए, समझना इस बात को। एक तो होता है गोलाकार और दूसरा होता है वलयाकार। क्या अंतर है? तो जिस प्रकार से गेंद या लड्डू होता है वह तो गोल आकार में होता है और चूड़ी का जो आकार होता है वह वलय का आकार होता है, जिसमें बीच का हिस्सा नहीं होता, जिसमें से अपन उस चूड़ी में हाथ अपना डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो बीचों बीच वाला जम्बू द्वीप है वह तो थाली के समान है और उसके बाद जो लवण समुद्र है, उसके बाद धातकी खंड द्वीप है, कालोदधी समुद्र है, उसके बाद पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, इतने ऐसे जो असंख्यात द्वीप समुद्र आएंगे उन सभी का आकार चूड़ी के आकार वाला है और वे एक दूसरे को घेरे हुए रहते हैं। ये मध्यलोक कहां से कहां तक है? ध्यान से सुनना। अपन इसका जवाब 2 प्रकार से दे सकते हैं। जम्बू द्वीप से लेकर अंतिम जो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है वहां तक इस मध्यलोक का विस्तार है। और वैसे देखा जाए तो एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब स्वयंभू रमण समुद्र से स्वयंभू रमण समुद्र तक ऐसा पूरा फैला हुआ यह मध्यलोक होता है। और द्वीप के नामों से देखें तो बीच का जम्बू द्वीप और अंत का स्वयंभू रमण समुद्र, इस प्रकार से जम्बू द्वीप से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक इस मध्यलोक का विस्तार है। तो चलिए अपन देखते हैं कुछ आकृतियों के माध्यम से इस जम्बू द्वीप तथा मध्यलोक की विशेषताएं। अब हमें सबसे बीच में सुमेरु यानी सुदर्शन पर्वत दिखाई देता है, जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन जितनी है। 99,000 योजन तो जमीन के ऊपर तथा 1,000 योजन जमीन के नीचे, ऐसा इसका स्वरूप है। इस सुमेरु पर्वत की चूलिका यानी शिखर 40 योजन इतनी है। यहाँ 1 योजन 2000 कोस बराबर समझना चाहिए। इस सुमेरु पर्वत को घेरे हुए जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, जिसकी परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष और 13.5 अंगुल से कुछ अधिक है। अब इस
जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी। ये पर्वत दिव्य मणियों से सहित तो हैं ही, लेकिन दीवार की भांति ऊपर से नीचे तक समान विस्तार वाले हैं। लवण समुद्र के एक ओर से दूसरे छोर तक फैले हुए समुद्र को स्पर्श करने वाले इन पर्वतों को क्षेत्रों को बनाने वाले इस अर्थ में वर्षधर भी कहा जाता है, तथा अनादिकाल से कुल परंपरा से ये अचल हैं, स्थिर हैं, इसलिए इन्हें कुलाचल भी कहा जाता है। अब इन पर्वतों के कुछ वर्ण भी विशेष हैं। हिमवन तथा शिखरी इन पर्वतों के वर्ण सोने जैसे हैं। महाहिमवन, रुक्मी इन 2 पर्वतों का रंग चांदी के जैसा है, तथा निषद पर्वत का रंग तपाए हुए सोने जैसा चमकीला, तथा नील पर्वत का रंग वैडूर्य मणि जैसा गहरा नीला है। अब इन 6 पर्वतों के निमित्त से कुल 7 क्षेत्रों की यानी वर्षों की रचना होती है। वे 7 क्षेत्र हैं: भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत तथा ऐरावत क्षेत्र। इनमें जो पहला भरत क्षेत्र है वहीं पर हम निवास करते हैं, और इस भरत क्षेत्र का विस्तार कुल जम्बू द्वीप के 190वां हिस्सा है, यानी 1,00,000 योजन बटा 190 इज इक्वल टू 526 6/19 योजन। अब आगे इन पर्वतों में एक एक सरोवर भी विद्यमान है, जैसा कि हम देख सकते हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक ऐसे 6 सरोवर हमें 6 पर्वतों में दिखाई देते हैं। अब इन सरोवरों का विस्तार कितना है? पद्म और पुंडरीक इन सरोवरों का विस्तार 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है। महापद्म तथा महापुंडरीक इन सरोवरों का विस्तार 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 20 योजन गहरा है। तिगिंछ और केशरी 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 40 योजन ये गहरे हैं। अब इन एक एक सरोवरों में एक एक कमल भी विद्यमान है। जैसे पद्म और पुंडरीक इन 2 सरोवरों में 1 योजन विस्तार वाला एक कमल है। महापद्म और महापुंडरीक सरोवर में 2 योजन विस्तार वाला कमल है। तिगिंछ और केशरी इन 2 सरोवरों में 4 योजन विस्तार वाला कमल है। अब इन कमलों में अनुक्रम से श्री, ह्री, धृति, कीर्ति तथा बुद्धि, लक्ष्मी ये देवियां अपने परिवार सहित निवास करती हैं। अब आगे इन सरोवरों से कुछ नदियां भी निकलती हैं। जैसे पद्म सरोवर से और पुंडरीक सरोवर से 3-3 नदियां निकलती हैं। बाकी 4 सरोवरों से 2-2 नदियां निकलती हैं। इस प्रकार गंगा से लेकर रक्तोदा तक कुल 14 नदियां पूर्व और पश्चिम दिशा में लवण समुद्र को जाकर मिलती हैं। जैसे पद्म सरोवर से गंगा सिंधु रोहितास्या, महापद्म सरोवर से रोहित हरिकांता, तिगिंछ सरोवर से हरित सीतोदा, केशरी सरोवर से सीता नरकांता, महापुंडरीक सरोवर से नारी और रूप्यकुला तथा पुंडरीक सरोवर से सुवर्णकुला, रक्ता तथा रक्तोदा ऐसी नदियां निकलती हैं। अब इन नदियों की सहायक नदियों की संख्या भी बहुत जानने लायक है। जैसे गंगा और सिंधु इन नदी युगलों की सहायक नदियों की संख्या 14,000, रोहित रोहितास्या 28,000, हरित हरिकांता 56,000, सीता सीतोदा 1,12,000, नारी नरकांता फिर से 56,000, सुवर्णकुला रूप्यकुला 28,000 और रक्ता रक्तोदा 14,000। इस प्रकार से इन सारी नदियों की सहायक नदियों की संख्या भी इतनी विशाल संख्या में है। अब हम चित्र में देख सकते हैं कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में बीच में विजयार्ध पर्वत भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से और
दो नदियों की वजह से भरत और ऐरावत क्षेत्र के कुल 6 खंड होते हैं, जिनमें से एक आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। अब इन भरत और ऐरावत 2 क्षेत्रों में ही अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी रूप काल परिवर्तन होता है, अन्य क्षेत्रों में काल परिवर्तन नहीं होता। अब कुछ विशेष जानकारी। इस जम्बू द्वीप के हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में मनुष्य और तिर्यंचों की आयु 1 पल्य होती है। मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 1 कोस तथा शरीर का रंग नीला होता है। उसी तरह हरि और रम्यक क्षेत्र के मनुष्य और तिर्यंचों की आयु 2 पल्य इतनी होती है। मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 2 कोस तथा शरीर का रंग शुक्ल यानी सफेद होता है। उसी प्रकार विधेय क्षेत्र के देवकुरु और उत्तर कुरु इस भाग में मनुष्यों की आयु 3 पल्य तथा ऊंचाई 3 कोस और शरीर का रंग पीला होता है। अब मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है, उसी प्रकार तिर्यंचों की भी जानना चाहिए। विधेय क्षेत्र में मनुष्य और तिर्यंच आयु संख्यात वर्ष की होती है। मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष तथा आयु 1 कोटि पूर्व इतनी जाननी चाहिए। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में हमें निश्चित प्रमाण नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर काल परिवर्तन होता है और अन्य क्षेत्रों में काल परिवर्तन नहीं होता। अब चित्र में देख सकते हैं कि तीसरे पुष्करवर द्वीप में हमें एक लाल रंग की रेखा दिखाई देती है, जो कि मानुषोत्तर पर्वत है। चूड़ी के आकार का यह मानुषोत्तर पर्वत इस द्वीप को 2 भागों में विभाजित कर देता है, जिसकी वजह से यह पुष्करार्ध द्वीप कहा जाता है। अब इस मानुषोत्तर पर्वत का नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि कोई भी मनुष्य, चाहे वो रिद्धिधारी हो चाहे वो विद्याधर हो, कोई भी मनुष्य इस पर्वत को लांघ कर आगे नहीं जा सकता, इसीलिए इस पर्वत का नाम मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है। इस प्रकार 2 द्वीप पूर्ण और पुष्करार्ध यह आधा द्वीप, इस प्रकार से 2.5 द्वीप की रचना बनती है। इसी प्रकार कर्मभूमि, भोगभूमि, 8वां नंदीश्वर द्वीप, उसके अंतर्गत रचनाएं शेष हैं, लेकिन समयाभाव के कारण हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। अब इस मध्यलोक के वर्णन के साथ अपने प्रयोजन की बात करते हैं। संपूर्ण जिनवाणी का प्रयोजन एकमात्र अपनी आत्मा की खोज करना तथा उसकी अनुभूति करना है, और इस मध्यलोक तथा त्रिलोक के वर्णन से हमें इस बात का पता पड़ता है कि हम कहाँ रहते हैं और हमें इस अपने आत्म तत्व को खोजने के लिए सहायक सामग्री प्राप्त होती है। तथा इसके साथ साथ यह सारा लोक किसी एक ईश्वरी शक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि यह अनादि निधन शाश्वत रचना है। जिस प्रकार हमारे निमित्त से घर बार आदि इंद्रिय गम्य वस्तुएं बनती हैं, उस प्रकार से ये अनादि निधन अकृत्रिम रचनाएं नहीं होती, बल्कि यह लोक शाश्वत त्रिकाल रहने वाला है। इस प्रकार से हमारा ज्ञान विशुद्ध बनता है तथा त्रिलोकीनाथ भगवान के केवल ज्ञान की महिमा इस मध्य लोक के वर्णन के साथ साथ हमारे चित्त में प्रतिभासित होती है, जिससे कि हमारे परिणामों में विशुद्धता आती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रयोजनों की सिद्धि इस संपूर्ण लोक के वर्णन से हमें सिद्ध होती है। तो इस प्रकार इस प्रयोजन को सिद्ध करते हुए हम भी अपने आत्म कल्याण में अग्रसर हों, इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः।